Hello everyone, welcome to Simple Funda. I am Apurv, and in this lecture we are going to cover one of the most important topic for MPPSC prelims unit 10. तो आप ये चीज़ बिल्कुल श्योरिटी के साथ मान सकते हैं कि एक से दो क्वेश्चन हमें इलेक्शन कमीशन से प्रीलिम्स के पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर ये आधे घंटे का लेक्चर आप मेरा देखते हो तो आई कैन गारंटी यू दैट यू वुड बी पॉसिबल टू कवर ऑल द एमसीक्यूज एंड ऑल द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि बन सकते हैं इलेक्शन कमीशन से, ठीक है। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये किस टाइप की बॉडी है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ जिक्र है इलेक्शन कमीशन का? तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 15 में, अगर पार्ट 15 को हम देखें तो पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से 329 ये 6 आर्टिकल्स जो हैं ये रिलेटेड है इलेक्शंस से, ठीक है। तो आर्टिकल 324 टू 329 आर रिलेटेड टू इलेक्शंस। अब अगर आर्टिकल 324 को हम देखें तो उसमें लिखा गया है सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ 4 इलेक्शंस, नेमली पार्लियामेंट्री इलेक्शन मतलब लोकसभा चुनाव, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन मतलब विधानसभा चुनाव, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब राष्ट्रपति के चुनाव, एंड इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव। ये 4 चुनावों का सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल इज वेस्टेड विथ अ बॉडी नेम्ड एज इलेक्शन कमीशन, मतलब इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया गया है आर्टिकल 324 में, ओके। सिमिलरली हम अगर वन बाय वन देखें कि जो आर्टिकल्स हैं 324 टू 329 वो क्या बोलते हैं, ओके। तो अगर हम बात करें आर्टिकल 325 की तो आर्टिकल 325 टॉक्स अबाउट नो एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी फॉर इलेक्टोरल रोल बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, सेक्स और कास्ट, मतलब इन 4 पैरामीटर से किसी भी इंडिविजुअल की एलिजिबिलिटी या फिर इनएलिजिबिलिटी इलेक्शंस को लेके तय नहीं होगी। ये दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 325 पर। अगर हम आर्टिकल 326 की बात करें तो वो बात करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की, ठीक है। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है? एवरी इंडिविजुअल having age of 18 and above is a part of universal adult franchisee, ठीक है। और we can say every individual of 18 और 18 plus has the right to cast vote, ठीक है। तो ये दिया गया है आर्टिकल 326 में, ठीक है। एक छोटा सा फैक्ट यहाँ पर निकल के आता है कि क्या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हमेशा से ही 18 या 18 प्लस रही है? मतलब वोट डालने का अधिकार क्या 18 या 18 से प्लस हमारे जब से इलेक्शन चालू हुए तब से रहा है? तो इसका आंसर है नहीं, ठीक है। 1989 तक क्या होता था, जो वोटिंग एज थी वो थी 21 ईयर्स, बट 1989 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसका नाम था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके द्वारा जो वोटिंग एज है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई, ओके। तो ये एक छोटा सा फैक्ट था जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अगर आगे बढ़ें और आर्टिकल 327 को हम समझें तो आर्टिकल 327 टॉक्स अबाउट पावर ऑफ पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस, ठीक है। 327 बात करता है पार्लियामेंट की पावर के बारे में जो कि विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस रहती है। सिमिलरली 328 क्या बात करता है? इट टॉक्स अबाउट पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस, ठीक है। तो 327 बात करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट, 328 बात करता है पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अगर हम आगे और बढ़ें और देखें आर्टिकल 329 क्या बात करता है, तो आर्टिकल 329 टॉक्स अबाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट्स इन इलेक्शंस। तो इलेक्शंस में कोर्ट का दखल जो रहता है उसकी बात करी गई है आर्टिकल 329 में, ठीक है।
तो अभी तक हमने ये समझ लिया, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन का जिक्र आर्टिकल 324 में किया गया है, और फिर हमने समझा कि आर्टिकल 324 से लेके 329 तक किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन के स्टैब्लिशमेंट का, तो स्टैब्लिशमेंट हुआ था इलेक्शन कमीशन का 25 जनवरी 1950 को। मतलब जो रिपब्लिक डे था 26 जनवरी, उससे एक दिन पहले। तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 25 जनवरी 1950 को, और इसीलिए 25 जनवरी को इंडिया में मनाया जाता है वोटर्स डे। ठीक है, 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? वोटर्स डे। और वोटर्स डे कब से मनाना चालू हुआ? तो 2011 से। ठीक है, ये 1950 से ही नहीं हम मना रहे हैं वोटर्स डे, हमने 2011 से वोटर्स डे मनाना चालू किया 25 जनवरी को। ठीक है, ये भी एक फैक्चुअल पॉइंट है जो हमें याद रखना चाहिए। हाँ, तो अभी तक हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये आर्टिकल सिलेक्शन से रिलेटेड हैं। ये 4 इलेक्शंस, पार्लियामेंट इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, ये 4 इलेक्शन को मॉनिटर कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें पंचायत इलेक्शन और म्यूनसिपैलिटी इलेक्शंस की, तो इनको कौन मॉनिटर और कंट्रोल करता है? तो इसको मॉनिटर और कंट्रोल करता है स्टेट इलेक्शन कमीशंस। ठीक है, तो यहाँ पर एक एमसीक्यू बन सकता है कि पंचायत इलेक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या स्टेट इलेक्शन कमीशन, या फिर बात करें हम तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ इंडिया। तो ये कौन मॉनिटर करता है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन मॉनिटर करता है पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन को। ठीक है, अगर हम आगे बात करें कि कॉम्पोजिशन कैसा है इलेक्शन कमीशन का, ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन इज अ मल्टी मेंबर कमीशन। ठीक है, कई सारे मेंबर्स इसमें होते हैं, जिसमें से एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, और कई सारे इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं। अब यहाँ पर कितने इलेक्शन कमिश्नर होंगे ये कौन डिसाइड करता है? तो इसका डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड्स कि कितने इलेक्शन कमिश्नर होंगे, और करेंटली जो फिक्स किया हुआ है वो 2 इलेक्शन कमिश्नर की पोजीशंस को फिक्स किया हुआ है इलेक्शन कमीशन में। तो इसका डिस्क्रिशन किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। तो करेंटली 2 इलेक्शन कमिश्नर की पोजीशंस को फिक्स किया हुआ है। इसको अगर चेंज करना हो तो कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट की, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, साथ ही साथ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सारे इलेक्शन कमिश्नर्स चाहे वो चीफ हों या फिर नॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर हो, सबके पावर सेम रहते हैं, सबकी सैलरी सेम रहती है, जो कि इक्वल होती है एक सुप्रीम कोर्ट की जज की सैलरी के बराबर। ठीक है, और अगर हम बात करें अब टेन्योर की, तो टेन्योर कैसे डिसाइड होता है? टेन्योर जो इलेक्शन कमिश्नर्स या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होता है, वो होता है 6 इयर्स या फिर 65 इयर्स की एज। ठीक है, तो ये होता है टेन्योर, मतलब या तो 6 साल या 65 वर्ष की उम्र। ठीक है, इसमें से जो पहले हो जाएगा वो टेन्योर माना जाएगा इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। ठीक है, अब जैसा कि हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन जो है एक बड़ी ही क्रिटिकल, बड़ी ही क्रूशियल कमीशन है। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन आर बैकबोन ऑफ इंडिया या बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट बनाए रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, इसका अब हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, क्या किया गया है? जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसके टेन्योर को सिक्योर या फिक्स किया गया है 6 साल का। ठीक है, अगर मान लीजिए ये टेन्योर फ्लेक्सिबल रहता या फिर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिसाइड करती, तो जो पोजीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहती वो बड़ी ही इनसिक्योर हो जाती। हमेशा ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये सोचता कि अगर मैंने सरकार के फेवर में या फिर सरकार की तरफ बायस नहीं दिखाया तो हो सकता है मुझे पोजीशन से ही हटा दिया जाए।
इसलिए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी पोजीशन को क्या रखा गया है, उसके टेन्योर को सिक्योर रखा गया है 6 ईयर्स और 65 ईयर्स की एज। साथ ही साथ उसका रिमूवल जो है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसका रिमूवल का पावर केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। रिमूवल का पावर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, और प्रेसिडेंट भी केवल अपने डिस्क्रिशन से नहीं कर सकता रिमूव, उसको सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जो कि प्रोसेस होता है सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का। बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। दोनों हाउस, अपर हाउस मतलब राज्यसभा और लोअर हाउस मतलब लोकसभा, दोनों से ही स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन को पास होना चाहिए। अगर वो पास होता है, जो कि बड़ा मुश्किल है, तभी रिमूव किया जा सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसकी पोजीशन से। और रिमूव करने का पावर किसके पास है, केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। ठीक है। सिमिलरली इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन को बचाए रखने के लिए जो इलेक्शन कमिश्नर्स या चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी सर्विस की कंडीशन मतलब सेवा शर्तें हैं, दे कैन नॉट बी चेंज टू देयर डिसएडवांटेज। ठीक है, उनके डिसएडवांटेज के लिए चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगर हम बात करें अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का, तो उनको रिमूव किया जा सकता है ओनली आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, जिससे उनके टेन्योर को भी एक सिक्योरिटी या फिर स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये बात हमने कर ली कि इंडिपेंडेंस अगर मेंटेन करना है इलेक्शन कमीशन के, तो क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। अब हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशंस में फ्लॉ क्या क्या है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन में जो फ्लॉ है वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे अभी हमने बात करी अपॉइंटमेंट की, सैलरी की, उनके टेन्योर की, बट हमने क्वालिफिकेशंस की कहीं बात नहीं करी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो qualifications required for member commissioners is not prescribed in the constitution। ठीक है, ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है और बहुत ही बड़ा फ्लॉ है कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, इसका क्राइटेरिया या क्वालिफिकेशन ही कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, विच इज अ वेरी बिग फ्लॉ। ठीक है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिबार्ड द रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, इतने क्रूशियल पोजीशन पे होने के बावजूद भी इनको फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए डिबार्ड नहीं किया गया। ठीक है, जो कि इस पोजीशन को थोड़ा सा वनरेबल बनाता है। ठीक है, तो आगे अब हम डिस्कस करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। क्या क्या पावर्स और फंक्शंस इलेक्शन कमीशन के हैं ये अब हम देखते हैं। ठीक है, तो 3 तरीके के फंक्शंस इलेक्शन कमीशन करता है। एक हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, दूसरे हो गया एडवाइजरी फंक्शंस, तीसरा हो गया क्वासी जुडिशियल फंक्शंस। ठीक है, तो अब एक के बाद हम उसके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स और डिटरमाइंस टेरिटोरियल एरिया ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, कौन सी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी का कितना एरिया रहेगा ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। ठीक है, जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनको रजिस्टर करने का काम भी इलेक्शन कमीशन का होता है। कहीं भी अगर इलेक्शन होने हैं तो उसकी डेट, उसके शेड्यूल को नोटिफाई करने का काम इलेक्शन कमीशन करता है। साथ ही साथ जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं कैंडिडेट्स, जो भी नॉमिनेशंस आए हैं उनके पेपर की थॉरो चेकिंग करने का काम भी इलेक्शन कमीशन का होता है। ठीक है, अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करना, साथ ही उनको सिंबल असाइन करना, हर पार्टी का एक स्पेसिफिक सिंबल होता है, उसको असाइन करना भी इलेक्शन कमीशन का ही एक काम है। ठीक है, और जहां पर भी इलेक्शन हो रहा है वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कोड ऑफ कंडक्ट को अबाइड करें, उसको फॉलो करें, ऑब्जर्व करें। इस चीज को भी मॉनिटर करने का काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। ठीक है,
इलेक्शन कमीशन पब्लिसिटी रोस्टर भी पॉलिटिकल पार्टीज की तैयार करता है कि आप इस स्लॉट में अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। इस तरीके का जो डिटरमाइन करने का काम भी इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक है, तो ये फंक्शंस जो हो गए, ये हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस यहाँ पर हो गए। अब अगर हम बात करें एडवाइजरी फंक्शंस की, तो इलेक्शन कमीशन एडवाइजेस प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मतलब किसी भी सांसद को अगर पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई करना है तो उसके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस कौन देगा? इलेक्शन कमीशन। सिमिलरली अगर किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से किसी विधायक को डिस्क्वालीफाई करना है तो सिमिलर एडवाइस इलेक्शन कमीशन देगा गवर्नर को। तो ये एडवाइजरी फंक्शन हो गया। ठीक है, मान लीजिए कहीं भी इलेक्शन हो रहा है और किसी भी इरेगुलरिटी को अगर इलेक्शन कमीशन पाता है तो इलेक्शन को कैंसिल करने का काम भी इलेक्शन कमीशन ही करता है। टू कैंसिल पोल्स इफ irregularities आर फाउंड सच एज रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग, वायलेंस एसेट्रा। ठीक है, अब ओवरऑल अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए जो भी इलेक्शन मशीनरी उपयोग में आती है उस पूरी मशीनरी को सुपरवाइज करने का काम करता है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन ऑल्सो रजिस्टर्स पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रांट्स देम स्टेटस ऑफ नेशनल एंड स्टेट पार्टी। ठीक है, तो जैसे कोई पार्टी XYZ है, वो उसको रीजनल पार्टी माना जाएगा या फिर नेशनल पार्टी माना जाएगा, कि इसका डिसीजन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है। ठीक है, और बेसिस क्या रहता है? उनका पॉलिटिकल परफॉर्मेंस। ये चीज़ पॉलिटी में हम पढ़ते हैं बट यहाँ पर इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना हमें पता रहना चाहिए कि स्टेटस नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टीज, लोकल पार्टीज ये कौन असाइन करता है? ये इलेक्शन कमीशन का काम है। ठीक है, तो इतने सारे फंक्शंस हमने पढ़ लिए, बड़े ही लॉजिकल फंक्शंस है, याद करने में उतना दिक्कत हमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज द रिटर्निंग ऑफिसर। तो हर इलेक्शंस के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। केवल एक छोटा सा इंडिपेंडेंट फैक्ट है जो हमें याद रख लेना चाहिए। ओके, तो यहाँ तक हमने ऑलमोस्ट जितना भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट था वो हमने कवर कर लिया है। अब हम अपना फोकस डालते हैं प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होने वाले हैं। तो चलिए हम अपने डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, ठीक है, तो करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुशील चंद्र जी। ठीक है, तो सुशील चंद्रा इज द करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि 24वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और अपॉइंटमेंट इनका बड़ा ही रिसेंटली अपॉइंटमेंट किया गया है अप्रैल 2021 में। ठीक है, तो बहुत सारी बुक्स में आपको सुनील अरोरा दिखेंगे बट उसको आपको अपडेट करके सुशील चंद्रा कर लेना है, क्योंकि ये रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, और इनने किसको रिप्लेस किया है? सुनील अरोरा को। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो वो थे सुकुमार सेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? सो द आंसर वुड बी सुकुमार सेन। ठीक है, और करंट में अगर हम देखें अदर कमिश्नर्स कौन कौन हैं, तो अदर कमिश्नर अभी केवल एक हैं, राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार केवल अभी इलेक्शन कमिश्नर हैं, दूसरी पोस्ट अभी वैकेंट है। पहले सुशील चंद्रा जी होते थे बट नाउ ही हैज बिकम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो एक पोस्ट अभी खाली हो गई। दूसरे अशोक लवासा जी होते थे जो कि रिटायर हो चुके हैं। तो करंट में केवल राजीव कुमार जी हैं जो कि अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेशनल आइकन फॉर इलेक्शन कमीशन कौन है, तो वो है सिंगर जसबीर जस्सी। ठीक है,
तो सिंगर जसबीर जस्सी हैं नेशनल आइकन फॉर इलेक्शन कमीशन। ठीक है, फैक्चुअल पॉइंट हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रिमूवल ऑफ अदर कमिश्नर्स और रीजनल कमिश्नर। तो इसका पावर किसके पास रहता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव अदर कमिश्नर्स और रीजनल कमिश्नर्स फ्रॉम देयर पोस्ट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो सीईसी को कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव अदर कमिश्नर्स फ्रॉम देयर पोस्ट। ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीलिम्स का एक फैक्ट आता है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो वीएस रामादेवी जो थी वो पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी भारत की। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, जैसा कि हमने बिल्कुल शुरुआत में डिस्कस किया था कि हु हैज़ द पावर टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो ये पावर रहती है प्रेसिडेंट के हाथों में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्शन कमीशन, जो कि अभी डिसाइड करा हुआ है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, तो द पावर लाइज विद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हमने एक पॉइंट को जस्ट टच करके छोड़ा था इनिशियल डिस्कशन में कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एक समय तक एक सिंगल मेंबर कमीशन हुआ करता था। उस पॉइंट को हम अब डिस्कस करते हैं। तो हुआ क्या, 15 अक्टूबर 1989 तक इलेक्शन कमीशन होता था सिंगल मेंबर बॉडी। ठीक है, केवल एक इलेक्शन कमिश्नर बस होता था और अदर इलेक्शन कमिश्नर नहीं होते थे। ठीक है, बट फिर क्या आया, 16 अक्टूबर 1989 में क्या आया, 61st अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, जिसमें क्या हुआ, वोटिंग एज को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। ठीक है, तो अब 21 से जब 18 वोटिंग एज हो गई तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स बढ़ गए। मतलब मान लीजिए पहले अगर 30 करोड़ लोग ऐसे थे जो 21 प्लस थे, तो अब वो बढ़ के हो गए मान लीजिए 35 CR के आसपास। मतलब जो नंबर था वो बढ़ गया, क्योंकि अब जो बार था वो 21 से घटा के 18 कर दिया 61st अमेंडमेंट के द्वारा। और इसी दिन क्या किया गया कि ज़्यादा जोर ना पड़े इलेक्शन कमीशन में, तो इलेक्शन कमीशन वाज मेड अ मल्टी कमिश्नर बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो 16 अक्टूबर 1989 को इलेक्शन कमीशन को सिंगल मेंबर बॉडी से हटाकर मल्टी कमिश्नर बॉडी या मल्टी मेंबर बॉडी में तब्दील कर दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम फैक्चुअल पॉइंट देखें कि इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो वो है आर्टिकल 329 में। ऐसे ही सारे आर्टिकल्स जो हैं इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड या इलेक्शन से रिलेटेड सारे आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपको एक MCQ बन के कोई भी आर्टिकल पूछा जा सकता है कि इस आर्टिकल में क्या चीज़ मेंशन्ड है। जैसे आर्टिकल 326 में क्या मेंशन्ड है, आर्टिकल 326 में मेंशन है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में। अगर पूछा जाए 328 में क्या मेंशन्ड है, तो उसमें है पावर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस। ठीक है, तो ऐसे ही 6 के 6 आर्टिकल जो इलेक्शन से रिलेटेड हैं वो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अपने इस डिस्कशन को हम और आगे लेकर जाते हैं। ठीक है, केवल हम अब फैक्ट्स रिवाइज कर रहे हैं, फैक्ट्स ही हमें देखना है। तो नेक्स्ट फैक्ट हम देखते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs डन बाय प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो जैसे कि फंक्शंस पे हमने देखा था अभी कि एक एडवाइजरी फंक्शन ये है इलेक्शन कमीशन का कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइज करते हैं रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट हो गया कि एडवाइस कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। और किसको एडवाइस करता है, तो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें स्टेट इलेक्शन कमीशन की, तो वो फॉर्म होता है आर्टिकल 243(K इसके द्वारा। इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जब हम मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन के बारे में या स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है। और अभी हमने कुछ समय पहले बात किया था कि फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, कौन रही, ठीक है। तो फर्स्ट एंड ओनली वुमेन इलेक्शन कमिश्नर रही हैं वीएस रामा देवी। तो केवल फर्स्ट नहीं रही, फर्स्ट एंड ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही हैं वीएस रामा देवी जी, ठीक है। साथ ही हम बात करें अगर टी एन शेषन के बारे में बात करें तो वो ऐसे इंडिविजुअल थे जो रिटायर हुए एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा, मतलब ही कंटेस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो वो कौन थे, टी एन शेषन, ठीक है। अब जैसा कि हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन इज कंसर्न्ड अबाउट 4 इलेक्शंस, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर बोला गया है इलेक्शन कमीशन का स्पीकर या फिर चेयरमैन के सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, मतलब इलेक्शन कमीशन इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड चेयरमैन इन द रिस्पेक्टिव लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। ये एक बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है, हो सकता है कभी भी एमसीक्यू देके पूछा जा सकता है कि इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, उसका आंसर होगा नो। या फिर ABCD 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन कमीशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो एक मान लीजिए हो गया पार्लियामेंट्री इलेक्शन, दूसरा प्रेसिडेंट का इलेक्शन, तीसरा स्पीकर ऑफ लोकसभा का इलेक्शन, चौथा हो गया वाइस प्रेसिडेंट का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि स्पीकर का इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। एक सिंपल सा पॉइंट था जो हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। अब अगर आगे हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इलेक्शन रिलेटेड रिफॉर्म से बहुत सारी कमिटीज जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इन कमिटीज का अभी हम इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करेंगे, ये हम करेंगे अपने पॉलिटी लेक्चर में। अभी केवल हमें इतना पता होना चाहिए कि कौन सी कमिटीज इलेक्टोरल रिफॉर्म से जुड़ी हुई हैं, तो इन कमिटीज का नाम हमें याद होना चाहिए। कई बार ऑप्शन ऐसा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज रिलेटेड विद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो मान लीजिए 3-4 कमेटी दी होंगी, एक ऑप्शन आ गया मान लीजिए शक्धर कमेटी, तो वो इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड होगी। तो कुछ कमेटीज हो गई जैसे तारकुंडे कमेटी विच वाज फॉर्म्ड इन 1974, शक्धर कमेटी, गोस्वामी कमेटी, रेड्डी कमीशन एंड वर्मा कमेटी। तो ये 5 कमेटीज हमें याद रखनी चाहिए जो कि रिलेटेड है इलेक्टोरल रिफॉर्म से, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर विद प्रीलिम्स इन फोकस, ठीक है। अब कुछ और फैक्ट्स हम देखते हैं। फर्स्ट ईवीएम मशीन वाज यूज्ड इन 1982 इन केरला, ठीक है। तो पहला ईवीएम मशीन यूज किया गया था केरला में 1982 में एज अ पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। और रेगुलर बेसिस पे अगर हम देखें तो इन 1999 फर्स्ट टाइम ईवीएम वाज यूज्ड इन फुल स्टेट गोवा, ठीक है। तो 1999 में पहली बार पूर्ण राज्य में ईवीएम का यूज किया गया था, वो था गोवा राज्य, ठीक है। डाक के जरिए वोट देने का प्रचलन कब से स्टार्ट हुआ, 1993 से, ठीक है। नोटा फर्स्ट टाइम यूज किया गया था छत्तीसगढ़ में चुनाव के द्वारा, मतलब नोटा वॉज फर्स्ट यूज्ड ड्यूरिंग छत्तीसगढ़ इलेक्शंस, ठीक है। ये भी एक फैक्ट है जो कि हमें याद रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं वीवीपैट के बारे में। तो वीवीपैट जो है उसका फर्स्ट टाइम यूज किया गया था नागालैंड में 2013 में, ठीक है। सिमिलरली ईवीएम में प्रत्याशी का फोटो 2015 से चालू किया गया था नीमच से, ठीक है। तो ईवीएम मशीन जो रहेगी वहां पे प्रत्याशी का फोटो लगा हुआ होता है जिसकी शुरुआत 2015 में नीमच से करी गई थी। एमपी के रिस्पेक्ट में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नीमच से शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इलेक्टोरल पार्टीज की, तो इलेक्शन पार्टीज को
अगर क्राइटेरिया में हम डिवाइड करें तो नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टीज दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो करेंटली अगर देखा जाए तो केवल 8 पार्टीज ऐसी हैं जिनको स्टेटस मिला हुआ है नेशनल पार्टीज का। कौन कौन सी पार्टीज हैं वो? बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीएसपी, सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी, टीएमसी एंड एनपीपी। और जो लेटेस्ट जो नेशनल पार्टी बनी है वो बनी है एनपीपी, मतलब नेशनल पीपल्स पार्टी। ओके, तो करेंटली कितनी नेशनल पार्टीज हैं? 8 नेशनल पार्टीज करेंटली हैं इंडिया में। ठीक है, और कुछ फैक्ट अगर हम ईवीएम के बारे में देखें तो ईवीएम में एक बार में मैक्सिमम 64 कैंडिडेट फीड किए जा सकते हैं। वोट्स एक ईवीएम में ज़्यादा से ज़्यादा डाले जा सकते हैं 3840 वोट्स। ठीक है, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन और बनता है कि जो वोटिंग करने जब कोई इंडिविजुअल जाता है तो उसके हाथों में एक स्याही लगाई जाती है। वो काय से बनी रहती है? वो बनी रहती है सिल्वर नाइट्रेट से। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है वोटिंग की स्याही बनाने में। ओके, एक जनरल सा फैक्चुअल क्वेश्चन था जो कि हमने समझ लिया। तो इस प्रकार हमने हमारा सारा इलेक्शन कमीशन का डिस्कशन, जितने भी रेलिवेंट पॉइंट्स हमारे एमसीक्यू से रिलेटेड बन सकते थे वो हमने कवर कर लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं, इतने फैक्ट्स भी अगर याद कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपसे इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पेपर में आएगा वो बन जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरा इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा है, then please like this video, it motivates me, and please subscribe to my channel Simple Funda. Please press the bell icon जिससे जब भी मैं अपना एक वीडियो अपलोड करूं you get the notification for that। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम देयर and get benefited for your prelims exam. So very thank you. We will meet tomorrow with a new lecture.